हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। इकोनॉमिक्स का एग्जाम जस्ट आने वाला है। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना शानदार सैंपल पेपर लेकर आपके लिए आया हूं ना, मजा आ जाएगा, तबीयत खुश हो जाएगी। कुछ ऐसा ही बोर्ड का पेपर आपको मिलने वाला है। कुछ क्वेश्चन हो सकता है एज इट इज इस सैंपल पेपर से उठ के बोर्ड के पेपर में चले जाएं, बड़ी बात नहीं है। अमेजिंग सैंपल पेपर है, बहुत अच्छे से इस सैंपल पेपर के एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे सभी लोग। प्रैक्टिस भी आपके कराएंगे, डिटेल में हर आंसर को दूंगा। जिसमें जरूरत होगी करके दिखाने की, डिटेल मेंशन करने की, डिटेल भी मेंशन करूंगा दोस्तों, अमेजिंग डिटेल मेंशन करूंगा। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस के साथ दोस्तों। टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए दोस्तों। बेस्ट से बेस्ट मटेरियल हमेशा 1-to-1 क्लासेस लेकर आया आपके लिए और आगे भी लेके आता रहेगा दोस्तों। पता है आप लोगों को ऑलरेडी एमसीक्यू है यहाँ पर बहुत सारे, एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों। अमेजिंग मटेरियल 1-to-1 क्लासेस आप लिए हमेशा लेता आएगा दोस्तों। सबसे पहले बात करूं अगर यहां पे दोस्तों, पहले क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका असर्शन रीजन के ऊपर बेस है, आप लोग जानते हैं इस बारे में बहुत अच्छे से। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आपके हैं, बहुत सारे हैं, तो उनको समझते हैं, जानते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं जरा। पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया है? असर्शन द वैल्यू ऑफ एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, चलिए देखते हैं रीजन। इट इज व्हेन टोटल कंजम्पशन इज ग्रेटर देन टोटल इनकम बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट। सोच समझ के जवाब देंगे दोस्तों इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो असर्शन मेंशन करा गया है कि एपीसी की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है, बात तो बिल्कुल सच है। एपीसी की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है, ठीक है। और ये तब होती है जब आपका मतलब एपीसी की वैल्यू 1 से बड़ी तब होती है जब कंजम्पशन बड़ा होता है इनकम से, ठीक है। अगर आप रीजन को ध्यान से पढ़ें तो रीजन में भी यही मेंशन करा गया है यार। तो इसका मतलब इसका 101% एक्सप्लेनेशन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और ये ब्रेक इवन पॉइंट से पहले ही होता है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो रहने वाला ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, सिंपल लेकिन बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इंडिया रिसीव अ लोन ऑफ फ्रॉम आईएमएफ इन 1991। लोन लिया है भाई इंडिया ने आईएमएफ से 1991 में। आपको बताना है बीओपी में कहां रिकॉर्ड होगा। दोस्तों अगर मैं कभी भी लोन लेता हूं तो लोन मींस बोरोइंग्स होता है, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। आपको बताना है बोरोइंग्स को हम लोग कहां पे नोट डाउन करते हैं। तो ये तो सबको पता है कि बोरोइंग्स करंट अकाउंट में तो आती ही नहीं, सबसे पहले वही काटती है। अब कैपिटल अकाउंट की किस साइड में बोरोइंग्स आती है? एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। जब पैसा आता है, जितना भी पैसा आ रहा है दोस्तों वो हमेशा नोट होता है क्रेडिट साइड में। बोरोइंग्स करने पर भी पैसा आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा ठीक माना जाएगा। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फंक्शन विच इज नॉट परफॉर्म बाय कमर्शियल बैंक। इनमें से कमर्शियल बैंक का फंक्शन कौन सा नहीं है? प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विस टू जनरल पब्लिक फंक्शन है। बैंकर टू द पब्लिक, पब्लिक को पैसा देना देने का फंक्शन, ठीक है। बैंकर टू द गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक बैंकर टू द गवर्नमेंट, नहीं यार ये तो आरबीआई का फंक्शन है। तो ये सी वाला पॉइंट मुझे सही नहीं लग रहा। इसका मतलब कमर्शियल बैंक का फंक्शन है, क्रेडिट क्रिएशन बिल्कुल उसका फंक्शन है, आपको बताइए। तो बैंकर टू द गवर्नमेंट ही हमारा इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन असर्शन रीजन है। इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल बाय इंडिया विल हैव अ अनफेवरेबल इंपैक्ट ऑन बीओपी। अगर मैं इंपोर्ट करता हूं क्रूड ऑयल तो मेरा बीओपी के ऊपर ये अनफेवरेबल इंपैक्ट देगा, मतलब बुरा इंपैक्ट देगा, बुरी कंडीशन छोड़ेगा। बात तो सही है, बात तो सही लिखी है भाई, असर्शन तो बिल्कुल ट्रू है, ट्रू तो बात है बिल्कुल। इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। इंपोर्ट ऑफ गुड्स डेबिट साइड पे होता है करंट अकाउंट के, एज ए लीड टू आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बात तो ये भी ठीक है बिल्कुल अपना, ठीक है। अब बात ये है, बात तो दोनों ठीक कर दी इन्होंने। क्या इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल विल हैव अनफेवरेबल इंपैक्ट ऑन बीओपी? इधर क्रूड ऑयल की बात चल रही है, ठीक है। अब ये कैसे अनफेवरेबल है, रीजन में ये मेंशन नहीं करा गया, बस इन्होंने ये बताया कि भैया इधर गुड्स की बात आ गई। सिंपल भाषा में यहां क्रूड ऑयल की बात है और नीचे कर दिया गुड्स की बात। अगर ये कहता है ना इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट एज ए लीड टू आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो रीजन बिल्कुल ठीक माना जाता। असर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं, लेकिन रीजन जो है वो स्पेसिफाई या जस्टिफाई नहीं कर पा रहा कि क्वेश्चन क्रूड ऑयल के बारे में है, लेकिन रीजन क्रूड ऑयल के बारे में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन 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 असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन आ गया दोस्तों। रियल जीडीपी इज अ बैड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ना, मैं तो नहीं मानता इस बात को, बैड नो, ये तो बात बिल्कुल फॉल्स है, झूठी बात है, मुझे तो बात ही पसंद नहीं आई। रियल जीडीपी इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंजेस इन जनरल प्राइस लेवल। सेकेंडली बिकॉज इंक्रीज इन रियल जीडीपी मींस
मोर गुड्स एंड सर्विस आर अवेलेबल टू द सोसाइटी ड्यूरिंग द ईयर, दस वी वेलफेयर इंक्रीज। हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सच है यार, कि रियल जीडीपी का बढ़ना मतलब गुड्स एंड सर्विस बढ़ रही है, सोसाइटी के पास रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, बढ़िया है। तो असर्शन तो फॉल्स है और रीजन बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल ट्रू रीजन है। बेस्ट से बेस्ट एफर्ट आपके लिए कर रहे हैं यार, लाइक तो बनता है, वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक करो, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल ठीक है, जरूर 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 बताना, भूलना मत बिल्कुल भी, ठीक है। रात के 2 बज चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन बेस्ट एफर्ट आपके लिए चल रहा है, क्योंकि बेस्ट एफर्ट से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। 1-to-1 क्लासेस हमेशा बच्चों के लिए बेस्ट एफर्ट करता आया था, बेस्ट एफर्ट करता आया है और बेस्ट एफर्ट करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सैम्पल पर करा रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मजा आना चाहिए करके। A firm produces 200 rupees 200 worth of goods per year. Rupees 40 is value of intermediate goods using by it during the day year, and rupee 20 is the value of capital consumption. The net value added will be okay. देखते हैं, आपको बताना है एनवीएफसी, ठीक है, नेट वैल्यू एडेड एनवीएफसी, ठीक है। 200 के समान गुड्स बन रहे हैं बेसिकली, 40 रुपए इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू है और 20 रुपए आपका डेप्रीशिएशन है। तो पहले जीवीएमपी निकाल लो, जीवीएमपी का फॉर्मूला आपको पता ही है, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट 200 रुपए है, ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 40 रुपए है, तो जीवीएमपी आ गया आपका 160, ठीक है। और नेट वैल्यू के लिए आपको पता है इसमें से डेप्थ माइनस करना पड़ेगा, डेप्थ 20 है, तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 140 रुपए। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट वन, ध्यान रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 6, सपोज इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी द इनकम राइजेस फ्रॉम 5000 टू 8000, एज अ रिजल्ट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर राइज टू 4000 टू 5000। एमपीसी बताना है, अरे तो बड़ा सिंपल है, एमपीसी का फॉर्मूला आपको बताइए, डेल्टा सी पॉइंट डेल्टा वाई, कंजम्पशन में चेंज है 1000 रुपए का और इनकम में चेंज है 5000 से 3000 रुपए का, तो सीधी सी बात है 1000 अपॉन 3000 0.3, तो एमपीसी आ गया 0.33 आएगा वैसे, ठीक है, जो ऑप्शन था वही है। ओके, एमपीएस 0.5 है, के की वैल्यू बतानी है, के इक्वल्स टू 1 अपॉन एमपीएस होता है, फॉर्मूला आपको पता है ऑलरेडी बहुत अच्छे से, 1 अपॉन 0.5, पॉइंट हटा के 10 बन गया, के की वैल्यू आ गई 2, तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन परफॉर्म एक्टिविटी ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, कौन करता है, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, दोनों या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों क्रेडिट क्रिएशन की जो जिम्मेदारी होती है वो कमर्शियल बैंक की होती है, आपने पढ़ा भी है कंसेप्ट, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, क्रेडिट क्रिएशन बाय सेंट्रल बैंक नहीं लिखते, कमर्शियल बैंक लिखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर ट्रांजेक्शंस इन बीओपी आर कॉल्ड डैश। आपको बताना है ऐसी ट्रांजेक्शंस जो बीओपी में इंडिपेंडेंट रूप से चलती हैं, जो किसी पे डिपेंड नहीं होती, उनको क्या कहते हैं, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन, एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑटोनोमस, ठीक है। ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन करंट और कैपिटल नेचर की वो ट्रांजेक्शन होती है जो इंडिपेंडेंट है, जो किसी पे डिपेंड नहीं है, जबकि एकोमोडेटिंग वाली हमारी ऑटोनोमस पे डिपेंड है। जब ऑटोनोमस से सरप्लस या डेफिसिट आता है तो एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस करके उसको सेटल करा जाता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलो जी, मैच द फॉलोइंग करते हैं यहाँ पर, फॉर्मूला सेट ऑफ स्टेटमेंट गिवन फर्स्ट सेकंड, चूज अ करेक्ट पेयर। ओके, एक पेयर करेक्ट है इनमें से, अब देखते हैं यार कौन सा पेयर है। एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर टू फ्रांस, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, डेबिट साइड पे डाल रहे हैं, एक्सपोर्ट करना डेबिट साइड पे नहीं होता भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ मशीनरी फ्रॉम चाइना, कैपिटल अकाउंट में मशीनरी का इंपोर्ट नहीं आता, करंट अकाउंट के अंदर ही आता है। रेमिटेंसेस टू रिलेटिव स्टेइंग अब्रॉड, पैसा भेज रहे हैं, डेबिट साइड करंट अकाउंट बीओपी, ये थोड़ा ठीक सा लग रहा है, ये बात सही है, क्योंकि डेबिट साइड में आएगा और करंट अकाउंट के अंदर रहेगा, ठीक लिखा है। इन्वेस्टमेंट बाय एप्पल, इन्वेस्टमेंट बाय एप्पल फोन्स फर्म इन इंडिया, एप्पल ने इंडिया में इन्वेस्ट करा, क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट ना, कैपिटल अकाउंट में आएगा, करंट में नहीं आ सकता, इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल अकाउंट में आती है, तो ये ऑप्शन हमारा दोस्तों 3C ये ठीक है बिल्कुल। अगेन असर्शन रीजन, एपीसी रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। ओके, एपीसी कंजम्पशन कर्व के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। वैसे बताऊं रियलिटी में आपको कि एपीसी कभी भी कंजम्पशन कर्व के स्लोप को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो एमपीसी है जो कंजम्पशन कर्व के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। जो भी कंजम्पशन कर्व के स्लोप में चेंज आ रहा है, ठीक है, उसका रीजन दोस्तों हमेशा एमपीसी होता है। ये स्लोप जो बढ़ रहा है, ठीक है, इसका रीजन एपीसी नहीं होगा, इसका रीजन होगा एमपीसी, ये चेंज अपॉन ये चेंज, इधर आपका कंजम्पशन का चेंज है, नीचे आपका इनकम का चेंज है, और इनके चेंज को मैं कहता हूं एमपीसी, आपको पता ही ऑलरेडी। यहाँ आपका डेल्टा सी आएगा,
यहाँ आपका डेल्टा वाई आएगा। तो ये जो स्लोप आपको नजर आ रहा है ना, ये एमपीसी की वजह से है, एपीसी की वजह से नहीं है। तो पहली बात तो ये फॉल्स है, ठीक है। दूसरा, एमपीसी रिप्रेजेंट चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, ये बात तो ठीक लिखी है, ट्रू है। तो असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट माना जाएगा, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। अगर एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, जल्दी जल्दी अपना फटाफट अच्छे से सीखो कंसेप्ट को, अच्छे से याद रखो कंसेप्ट को और मजे लो। नेक्स्ट, एपीसी इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग एज इनकम इंक्रीजेस एंड एपीएस इज कंटिन्यूअसली डिक्रीज एज, ये तो गलत लिखा है। एपीसी बढ़ता है इनकम के साथ साथ ना, एपीसी घटता है इनकम के साथ साथ, एपीसी घटना शुरू हो जाता है। जबकि एपीएस इनकम के साथ साथ या वक्त के साथ साथ बढ़ना शुरू हो जाता है। इसका रीजन क्या है, जब इंसान पैसा कमाना शुरू करता है ना, तो एक लेवल के बाद उसके कंजम्पशन की इंटेंसिटी कंपैरेटिवली कम होनी शुरू हो जाती है। कंजम्पशन इंटेंसिटी का मतलब है कि उसकी इच्छाएं, एक्स्ट्रा इच्छाएं कंज्यूम करने की थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए एपीसी गिरना शुरू हो जाता है। तब वो सेविंग पे ध्यान देता है, इसलिए एपीएस बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एज इनकम इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम सेव्ड इंक्रीजेस, बात ठीक है, एंड द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम कंज्यूम डिक्रीजेस, ये बात ठीक लिखी हुई है, बिल्कुल ठीक है। रीजन तो सही लिखा है, लेकिन असर्शन ही गलत है। भाई असर्शन गलत है तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो ऑप्शन नंबर डी ही सही है। रीजन अच्छा है, रीजन आप लोग याद कर सकते हैं कि एपीसी बढ़ता क्यों है और एपीएस सॉरी एपीसी गिरता क्यों और एपीएस बढ़ता क्यों, उसका रीजन नीचे बहुत बढ़िया लिखा है, नोट कर लेना इसको, रीजन करेक्ट है, बढ़िया रीजन लिखा हुआ है। चलो जी, अब आते हैं हमारे 3 मार्क वाले क्वेश्चन। नेशनल इनकम निकालनी है, ठीक है, देखते हैं क्या है सामान। पीएफसी, जीएफसी, ये तो एक्सपेंडिचर मेथड है यार, एक्सपेंडिचर मेथड में निकलता है जीडीपी एमपी, मुझे पता है बहुत अच्छे से। इसमें आता है फॉर्मूला पीएफसीई प्लस जीएफसीई प्लस जीडीसीएफ प्लस एनई। कुछ लोगों ने इसको ऐसे भी समझा हुआ होगा, मैं बता देता हूं। कुछ लोगों के हिसाब से ये ऐसे होगा, सी प्लस जी प्लस आई और प्लस एक्स माइनस एम। तो घबराना मत यार, जैसे मर्जी कर लो, फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा अपने आप ही, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जल्दी जल्दी पुट करते हैं वैल्यू फटाफट। चलो जी, पीएफसी ढूंढो, पीएफसी कह रहा है ये रहा 900, जीएफसी जीएफसी रहा 400, जीडीसीएफ 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 नहीं है, एनडीएफसीएफ है। नेट, एक तो नेट है ऊपर से फिक्स्ड है, एक तो नेट ऊपर से फिक्स्ड, सिंपल भाषा में एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए नेट हो और फिक्स्ड हो, तो आपको सबसे पहले उसके अंदर डेप प्लस करना है। ऐसी कंडीशन में मैं लिख देता हूं ऊपर यहाँ पे, जीडीसीएफ निकालने के लिए हमेशा नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में जब भी फिक्स्ड वाला आए, आपको ऐड करना है सबसे पहले चेंज इन स्टॉक, और फिर आपको ऐड करना है नेट को ग्रॉस में चेंज करने के लिए डेप्रिसिएशन। इस बात को ध्यान रखना, भूलना बिल्कुल नहीं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 180 मैंने ले लिया है, फिलहाल फटाफट चेंज इन स्टॉक निकालता हूँ। चेंज इन स्टॉक दे रखा है मुझे यहाँ, बिल्कुल दे रखा है, 50 रुपये दे रखा है। और इसके साथ आपको दे रखा है डेप्रिसिएशन, ढूंढते हैं डेप 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 डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, जीडीसीएफ है, एनडीसीएफ है, ओके। डेप्रिसिएशन दोस्तों हिडन है, अब वो हिडन कैसे है वो आपको समझाता हूँ। आपको यहाँ पे जीडीसीएफ भी मेंशन करा गया है, तो आप जीडीसीएफ डायरेक्टली लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको जीडीसीएफ दे रखा है तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी डेप्रिसिएशन हिडन है, कैसे हिडन है वो आपको समझाऊंगा, आपको अभी क्लियर करूंगा, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ, ये दो चीजों को ऐड करके, ये 180 प्लस 50 ऐड करके आपका एनडीसीएफ आ गया, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जो की वैल्यू होगी 230 रुपए, ठीक है। और जीडीसीएफ आपको मेंशन है क्वेश्चन में कितना, 250 रुपए। अब देखो ग्रॉस और नेट में जो फर्क होता है उसको डेप कहते हैं, तो डेप की वैल्यू दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस 20 रुपए आएगी, डेप 20 रुपए होगा क्वेश्चन में, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे सीधा वैल्यू रख देता हूँ, मेरे को दे रखा था, तो सॉरी कि मैं देख नहीं पाया उसको जल्दबाजी में, कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, कोई बात नहीं। 250 रुपये रख दो सीधा, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट है, नेट एक्सपोर्ट नेट एक्सपोर्ट नेट एक्सपोर्ट कहाँ है भाई, नेट इंपोर्ट दे रखा है। नेट इंपोर्ट का नेचर हमेशा नेगेटिव होता है, नेट इंपोर्ट जब भी क्वेश्चन में गिवन होगा माइनस करेंगे, ठीक है। चलो जी, फटाफट जीडीपी एमपी निकालते हैं। 900 400 1300, 1300 प्लस 250, 1550 माइनस 30, 1520, ठीक है। आपको चाहिए नेशनल इनकम, एन एन पी एफ सी। अब देखो इस क्वेश्चन में ना जो ट्विस्ट
अच्छा खासा करा वो यही करा कि नेशनल इनकम निकालने के लिए आपको डेप्रिसिएशन चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर, बिना उसके निकलेगा नहीं। निकल वो भी जाता है, आप सीधा एनडीसीएफ से करोगे तो ये जीडीपी एमपी की जगह एनडीपी एमपी आ जाता है। कुछ लोगों को ये भी पता है ऑलरेडी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल 1520 जीडीपी एमपी है, माइनस डेप 20 रुपए, माइनस एनआईटी 100 रुपए, प्लस एनएफआई माइनस के 40। 1520 माइनस 20 1500, 1400, 1360 रुपए, 1360। तो दोस्तों नेशनल इनकम आने वाली है आपकी कितनी, 1360। भाई यही है मेरा सही आंसर, ध्यान रख के चलिए। क्वेश्चन नंबर 12, ऑटोनोमस अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन में बताना है डिफरेंस। ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है। ऑटोनोमस पता है आपको, इंडिपेंडेंट होती है, अकोमोडेटिंग डिपेंडेंट होती है। ऑटोनोमस करंट और कैपिटल दोनों में होती है, जबकि अकोमोडेटिंग सिर्फ कैपिटल में होती है। ऑटोनोमस प्रॉफिट नेचर की होती है, जबकि अकोमोडेटिंग बैलेंसिंग नेचर की होती है। ऑटोनोमस प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट दोनों करती है, जबकि अकोमोडेटिंग सिर्फ गवर्नमेंट करता है। कोई भी लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल है क्वेश्चन। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, फिक्स और फ्लेक्सिबल में क्या फर्क है। जिस रेट पर, सिंपल भाषा में, जिस रेट पे हम लोग फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं उसको फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं, ठीक है। फिक्स और फ्लेक्सिबल में क्या फर्क है, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर दोस्तों गवर्नमेंट फिक्स करती है करेंसी का रेट, जबकि फ्लेक्सिबल में मार्केट फोर्सेस फिक्स करती है करेंसी का रेट, ठीक है। अब ध्यान रख के चलेंगे। और फिक्स्ड को हम लोग कह के चलते हैं, आपको पता ही ऑलरेडी, पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जबकि फ्लेक्सिबल को हम लोग फ्लोटिंग के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट, इन एन इकोनॉमी 75% ऑफ इंक्रीज इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन, अर्थात आपको एमपीसी की वैल्यू दे रखी है कि एमपीसी 75% में 0.75 है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ 2000 करोड़ से, मतलब डेल्टा आई आपको दे रखा है 2000 करोड़, ठीक है। आपसे पूछा है टोटल इंक्रीज इन इनकम, डेल्टा वाई पूछा है, निकाल देंगे यार, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। डेल्टा वाई निकालना है, चलो निकालते हैं। मार्कर चेंज करते हैं जरा, रेड से नहीं ब्लू से करेंगे अब जरा काम करने में मजा आना चाहिए, मजे लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, एमपीसी दे रखा है, एमपीसी से मैं कह सकता हूं कि एमपीएस की वैल्यू होगी 1 माइनस एमपीसी, सबको पता है फॉर्मूला, तो दैट इज 1 माइनस 0.75, दैट इज 0.25, ठीक है। मुझे पता है के की वैल्यू तभी आ सकती है जब मैं 1/1 एमपीएस करूंगा, या फिर 1/1 माइनस एमपीसी से भी कर सकता हूँ, खैर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने कर दिया आप लोगों के लिए। 1/0.25, के की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। चलो जी 4 आ गई। के का फॉर्मूला एक और होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। आपको पता है 4 इक्वल्स टू, के की वैल्यू रख दी, डेल्टा वाई मुझे निकालना है, डेल्टा आई की वैल्यू आपको दे रखी है 2000 करोड़, इसको उधर भेज देंगे। डेल्टा वाई की वैल्यू मेरे भाई आ गई है कितनी, 8000 करोड़ रुपए। तो भाई और बहनों, डेल्टा वाई आ चुका है 8000 करोड़। टोटल इंक्रीज इन कंजम्पशन, टोटल इंक्रीज इन कंजम्पशन मतलब डेल्टा सी कितना आएगा, बेसिकली ये पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। अब ये भी बहुत आसान है, बहुत ही बढ़िया है यार टॉपिक, बहुत बढ़िया मजेदार टॉपिक है, इस चैप्टर के अंदर पूरे नंबर आने चाहिए, ठीक है। ये यहाँ बताता हूँ, देखो एमपीसी का फॉर्मूला आपको पता ही है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई होता है, ठीक है। एमपीसी की वैल्यू आपको क्वेश्चन मेंशन है 0.75, आप लोग जानते हैं इस बात को, ठीक है। वो आपसे डेल्टा सी पूछ रहे हैं कितना होगा, डेल्टा वाई की वैल्यू ये रही 8000, ठीक है। 8000 करोड़, 8000 करोड़ को मैं उधर ले जाऊंगा, तो डेल्टा सी की वैल्यू दोस्तों आ गई आपकी कितनी, 6000 करोड़ रुपए। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन लाजवाब, मैं कहता हूँ बढ़िया क्वेश्चन है। कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन ही बोर्ड में मिलेंगे आपको, ऐसे क्वेश्चन करके ना मजा आता है। तो ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको, बढ़िया प्रैक्टिस करो भाई, अगर नंबर चाहिए बढ़िया शानदार जानदार लाजवाब, प्रैक्टिस करो, दिल से प्रैक्टिस करो, लगा के मेहनत बढ़िया प्रैक्टिस करो। और अगर कोई दिक्कत आती है तो यार हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट पे इतने शानदार न्यूमेरिकल इस चैप्टर की प्रैक्टिस कराए हैं ना, करके मजा आ जाएगा आप लोगों को, जाके देखो तो सही। क्वेश्चन नंबर 14, फिलहाल इस सॉल्यूशन को मैं रब कर देता हूं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आ गया आपके सामने, आपको पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, फिस्कल मेजर ऑफर अ वैलिड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन गैप इन एन इकोनॉमी। फिस्कल मेजर आपके टैक्सेस एंड सब्सिडी से रिलेट होता है, आपको पता ही है, टैक्सेस एंड सब्सिडी से रिलेटेड, गवर्नमेंट स्पेंडिंग से रिलेट होता है सिंपल भाषा में। ये आपसे मांग रहे हैं मॉनिटरी मेजर, मॉनिटरी मेजर नॉन मॉनिटरी पॉलिसी, कोई सी बता दो, आपके ऊपर है, आप मर्जी है, आप रेपो रेट बता दो, ठीक है, आप रिवर्स रेपो रेट बता दो, आप ओपन मार्केट ऑपरेशन बता दो, ठीक है, आप मतलब बैंक रेट भी होता है ना, बैंक रेट बता दो, आप सीआरआर बता दो,
आप SLR बता दो, आप मार्जिन रिक्वायरमेंट बता दो, आप मॉरल सुएशन बता दो, आपकी मर्जी यार, जो मर्जी बताना है वो बता दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 वर्ड बताने बता दो, लेकिन बताना किसके रेफरेंस में, इन्फ्लेशनरी गैप, मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के रेफरेंस में बताना है, इस बात को ध्यान रख के चलना। क्वेश्चन इन्फ्लेशन के रेफरेंस में मांग रहा है, ठीक है। उसके बाद फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, बैंक टू द गवर्नमेंट, भाई बैंकर टू द गवर्नमेंट के रूप में जो सेंट्रल बैंक है हमारा, वो सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन देता है। जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, उसको फैसिलिटेट करने की जिम्मेदारी किसकी है, सेंट्रल बैंक की। ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, लेकिन ये निभाता है कौन, सेंट्रल बैंक, ठीक है। इसके अलावा आपको एक और पूछा गया है, ओपन मार्केट ऑपरेशन भी बता देंगे, इसी का फंक्शन आप लोग जानते हैं, ठीक है। ओके, इनिशियल डिपॉजिट 10,000 करोड़ है, LRR दे रखा है, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस बतानी है, जल्दी जल्दी डायग्राम बना लो इसका भाई। इनिशियल डिपॉजिट दैट इज आपको पता ही है, इनिशियल डिपॉजिट यहाँ लिख देंगे, आईडी कितना है हमारा, पूरे 10,000, ठीक है। उसके बाद फाइनल डिपॉजिट यहाँ आएंगे, लोन यहाँ लिखूंगा, LRR यहाँ लिखूंगा, ठीक है। हर बार फिलहाल तो फाइनल डिपॉजिट भी पूरे 10,000 हो गए, लोन 80% लोन देंगे, 20% आपका LRR मेंशन ही करा गया है, ठीक है। जल्दी जल्दी करते हैं, फटाफट मार्कर चेंज करते हैं, ब्लू वाला ले लेते हैं यहाँ से। चलो भाई, सबसे पहले 10,000 का 20%, 2,000 करोड़ यहाँ रखे, 800 करोड़ का लोन दे दिया। जितने का लोन देंगे वही, सॉरी 8,000 करोड़ का लोन दे दिया, जितने का लोन देंगे वही वापस आएगा, 8,000 करोड़ का लोन आ गया बैंक के पास वापस, ठीक है। अगेन 20% दैट इज 1,600 करोड़ रुपए का LRR मेंटेन करा, और 6,400 करोड़ का हमने वापस लोन ले लिया, ठीक है, मेंटेन कर लिया। ये सिस्टम चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, ठीक है। उसके बाद फाइनली आपको पता है मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट क्रिएशन की वैल्यू निकालते हैं, फॉर्मूला होता है क्रेडिट क्रिएशन इक्वल्स टू 1/LRR। LRR की वैल्यू आपको दे रखी है 20%, तो 20% परसेंटेज का साइन हटा के इंटू 100 करूंगा, 5 टाइम्स होगा भाई, कितने गुना होगा, 5 गुना, पैसा हो जाएगा 5 गुना, ठीक है। फाइनल डिपॉजिट की वैल्यू निकाल दूंगा, यहाँ पे ऊपर निकाल देता हूँ। फाइनल डिपॉजिट का फॉर्मूला आपको पता ही है, फाइनल डिपॉजिट का फॉर्मूला होता है इनिशियल डिपॉजिट इनटू क्रेडिट क्रिएशन, या मनी मल्टीप्लायर भी कह सकते हैं। तो इनिशियल डिपॉजिट 1,000 करोड़ का था, सॉरी 10,000 करोड़ का था, क्रेडिट क्रिएशन हुई कितनी, 5 गुना, तो ये हो गया दोस्तों, आंसर आ गया आपका 50,000 करोड़ रुपए, 50,000। तो FD टोटल जो वैल्यू आएगी एंड में, वो आने वाली है दोस्तों पूरे 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 50,000 करोड़ वैल्यू आएगी यहाँ पे आपकी, 50,000 करोड़ रुपीस की। हर बार 80% लोन में लिख रहा था, 50,000 का 80% हो गया दोस्तों 40,000 करोड़, और बचा कुछ 10,000 करोड़ रुपए यहाँ लिख दिया। तो ये टेबल बनानी थी, आती है आपको बनानी, ऑलरेडी अच्छे से बना लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, रियल जीडीपी इज बेटर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ देन नॉमिनल जीडीपी। एग्री एग्री एग्री, बिल्कुल, मैं तो 100% एग्री इस बात से भाई, बड़ा अच्छी बात है यार, तो बिल्कुल आई एम टोटली एग्री विद दिस पॉइंट, सहमत है इस बात से। कैसे रियल जीडीपी बेटर है नॉमिनल जीडीपी से, आपको बताना है दोस्तों, रियल जीडीपी किस तरीके से या कैसे बेटर है नॉमिनल से, इसका जवाब आपको देना है। तो रियल जीडीपी जो है ना, सबसे अच्छी बात है, जो प्राइस में चेंज आता है ना उसको नोट नहीं करता, इन्फ्लेशन को नोट नहीं करता। ये तभी चेंज होता है जब प्रोडक्शन में चेंज आएगा, और जब लोगों के वेलफेयर में चेंज आएगा, गुड्स एंड सर्विस की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, लोगों के पास गुड्स ज्यादा पहुंचेंगे, तभी चेंज होगा, नहीं तो चेंज नहीं होगा। इसलिए रियल बेटर है नॉमिनल से, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों इस बात को, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन बताना क्या है भाई, देखो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला वैसे तो क्लास 11th में सिखाया गया था, फॉर्मूला होता है कैपिटल वैल्यू ऑफ एन एसेट, ठीक है, माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ, ठीक है। कैपिटल वैल्यू आपको दे रखी है 5,000 रुपए का एसेट है, स्क्रैप वैल्यू दे रखी है नील, 0, अपॉन लाइफ है उसकी 40 साल की। तो 5,000 अपॉन 40 करेंगे, 5,000 अपॉन 40, 0 से 0 कट, 500 अपॉन 4, 125 रुपए मात्र। तो डेप्रिसिएशन है मात्र 125 रुपए। सिंपल क्वेश्चन है यार, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, मैक्रो का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो बहुत लंबी बन रही है, लेकिन क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं यार, अच्छे से कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से करा रहे हैं आपको, कोई शिकायत का मौका देने का हमारे पास है ही नहीं यार, शिकायत किस बात की, अच्छे से करा रहे हैं तो बढ़िया तरीके से सीखते चलो, ठीक है। चलो जी, सैलरी पेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, जितनी भी सैलरी होती है सब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है। परचेज ऑफ मशीन, जितनी भी मशीनरी खरीद रहे हैं एसेट क्रिएट होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। आपको पता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या फर्क है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिससे आपके एसेट बढ़ जाएं या फिर लायबिलिटी कम हो जाए, और इससे ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। रिपेमेंट ऑफ लोन, देखो लोन रिपेमेंट का मतलब होता है लायबिलिटी कम करना,
कैपिटल एक्सपेंडिचर है हमारा। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है हमारा, ठीक है। एक्सपेंडिचर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, जितने भी डैम वगैरह आप बनाएंगे सबके सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसके बाद एसएसएस, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, सैलरी सुलरी, सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है सरकार का। उसके बाद एलोकेशन रिसोर्सेज व्यक्ति बताना है, गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू रिसोर्सेज को एलोकेट करती है, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ गुड्स तो खुद बनाती है, ठीक है, और इसके अलावा जो गुड्स प्रमोट करने हैं उस पर टैक्सेस एंड सब्सिडीज का खेल खेलती है, प्रमोशन करती है कुछ गुड्स का, कुछ गुड्स के डिमोशन भी करती है, और इसके अलावा कुछ गुड्स खुद भी बनाती है। ये ऑब्जेक्टिव आपको याद है, आप बता सकते हैं। इसके अलावा आरआर और सीआर क्या होता है बता देना भाई। सीआर बता दूं, कैपिटल से वो रिसीट्स होती हैं जो या तो लाइबिलिटी बढ़ाएंगी या फिर एसेट घटाएंगी, जबकि रेवेन्यू से वो रिसीट्स है जो ना तो लाइबिलिटी बढ़ाती हैं और ना ही एसेट्स को घटाती हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान के चलना, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया एकदम अच्छे से करके चलेंगे। एग्जांपल दे देना, जितने भी जीएसटी टैक्सेस वगैरह सब रेवेन्यू रिसीट है, और कैपिटल रिसीट में आपके जितने भी लोन आते हैं, बोरिंग्स आती है, सबके सब आपकी कैपिटल रिसीट है, ध्यान के चलेंगे। इवन डिसइन्वेस्टमेंट जो होती है ना हमारी, वो भी हमारी इसी का पार्ट है, ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। चलो जी, आ गया भाई इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जल्दी 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 करेंगे फटाफट, टाइम ना वेस्ट करते हुए। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, विच वन बेस्ट बिलोंग्स टू टर्जरी सेक्टर। टर्जरी सेक्टर में क्या आता है, ग्रोइंग व्हीट नहीं आता, बिस्किट बनाना नहीं आता, ट्रेडिंग इन व्हीट नहीं आता, ननो। भाई ट्रेडिंग इन व्हीट ही आएगा ना, सर्विस सेक्टर ट्रेडिंग का काम करता है, तो ट्रेडिंग इन व्हीट आएगा, खरीदना बेचना सर्विस है, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, इंडस्ट्री को कितने हिस्सों में बांटा था, सबको पता है, 3। पहली वो जो गवर्नमेंट चलाएगी, दूसरी वो जो प्राइवेट सेक्टर चलाएगा, और तीसरी वो जो मिलजुल के चलाएंगे। द लाइसेंसिंग पॉलिसी एम्ड एट डैश, आपको बताना है लाइसेंसिंग पॉलिसी क्यों लाई गई थी, क्यों क्यों क्यों। रीजनल इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए, बिल्कुल। चेक अनड्यू एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, हाँ बिल्कुल। तो बहुत ए एंड बी है यार, बिल्कुल ठीक है यार, दोनों ठीक है। रीजनल इक्वालिटी का मतलब है जो एडवांस रीजन है वहां से इंडस्ट्रीज को बैकवर्ड रीजन में शिफ्ट कराना, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। और दूसरा, ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे इंडस्ट्री बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, बहुत जरूरी है, अच्छे से करके चलेंगे इस बात को। रात के 2:30 बज चुके हैं, बेस्ट एफर्ट चल रहा है आप लोगों के लिए, नींद नूंद सब त्याग करके आपके लिए बैठे हैं यहाँ पर। चलिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म पाकिस्तान में कब आए थे दोस्तों, बता दूं आप लोगों को। इकोनॉमिक रिफॉर्म पाकिस्तान में इंडिया से पहले आ गए थे, तो वो ईयर है दोस्तों 1988। ये चाइना का ईयर है, ये पाकिस्तान का ईयर है, और ये हमारे इंडिया का ईयर है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। ओके, अरेंजमेंट करो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, पहले क्या क्या हुआ था, क्या क्या हुआ था, क्या क्या हुआ था। ओके ओके ओके, चलो देखते हैं। पाकिस्तान बना, अगर मैं एवरेज लेके चलता हूं तो यहां पे दोस्तों सबसे पहले हुआ सेकंड वाला ऑप्शन, पाकिस्तान बना 1947 में, ठीक है। उसके बाद इंडिया का फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था 1951 में, ठीक है। चाइना का शायद, जहां तक अगर सही से हम लोग गेस कर पा रहे हैं, तो चाइना का, उसके अच्छा चाइना बना था, ओके ठीक है। उसके बाद फर्स्ट चाइना का 5 ईयर प्लान आया था, ये आपको एक बार चेक करना पड़ेगा इसका आंसर। वैसे इसका जो सही जवाब है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी हमारा। तो इसके हिसाब से सबसे पहले पाकिस्तान बना 1947 में, उसके बाद चाइना बना 1948 में, सुनने में आता है, एक बार चेक कर लेंगे, अब कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद फर्स्ट 5 ईयर 1951 में, और चाइना का 5 ईयर 1956 में आया था शायद, तो एक बार इसको कंफर्म कर लेंगे। जहां तक मुझे लगता है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा दोस्तों। नाबार्ड की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया था, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, ये भाई पहले वाली है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ए पार्ट, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, ओके, मैच करना है, 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 देखते हैं। सबसे पहले देखो, जो सबसे सिंपल है वो याद रखो, आपको मैच करना है यहाँ पर, कौन सा है, कौन सा वाला ठीक है आपको बताना है। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1958 में, कम्युनिस्ट सिस्टम 1978 में, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना 1953 में, इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक रिफॉर्म इन चाइना 1949, ये उल्टे लिखे हैं, मुझे लगता है शायद ये पहला है, ये ऐसा होना चाहिए। कम्युनिस्ट सिस्टम हमारा 1961 के आसपास आया था, ग्रेट लीप फॉरवर्ड का बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है बिल्कुल, तो ये ठीक है, 1958 का है, जेएलएफ कैंपेन आपको पता ही है। इसका मेन फोकस था इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना चाइना में, ध्यान रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 23, ह्यूमन कैपिटल इज नॉट सोल्ड इन द मार्केट, ओनली द सर्विसेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल सोल्ड। बात तो ठीक लिखी है यार बिल्कुल, ह्यूमन इंसान थोड़ी ना मार्केट में बिकता है, लेकिन इंसान की सर्विस मार्केट में बिकती है। ह्यूमन कैपिटल इज परफेक्टली मोबाइल बिटवीन कंट्रीज, मतलब ह्यूमन कैपिटल को मैं इधर से उधर बहुत आसानी से, या परफेक्टली मतलब बिना किसी रोक टोक के मूव करा सकता हूँ कंट्रीज के बीच में। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता, इतना आसान नहीं है, रेस्ट्रिक्शन है ह्यूमन के मूवमेंट पे। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, पहला ठीक है, दूसरा वाला गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. While India and Pakistan become independent nation 1947, People Republic of China was established in 1949. बात तो ठीक है, बिल्कुल सही है यार. While India announced its first year of plan in 1951, ये तो ठीक है बात अपना. Pakistan announced first year of plan in the medium term development plan, ये भी ठीक है. In 1953, China announced its first 5-year plan in the 1956. चाइना का फर्स्ट 5-year plan 1956 में तो नहीं आया यार, तो ये बात तो कुछ गलत सी नजर आ रही है. क्या चाइना का फर्स्ट 5-year plan 1956 का है? सोचिए एक बार, सोच समझ के जवाब दीजिए दोस्तों इस बात का. तो दोस्तों चाइना का फर्स्ट 5-year plan 1956 में ना आके 1953 में आया था. ठीक है, तो ये गलत दे रखा है इन्होंने, तो इसी वजह से ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स और ये वाला है बिल्कुल ट्रू. तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है. स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 फॉल्स. इस बात को ध्यान रख के चलो यार, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी बहुत है आप लोगों के लिए. अच्छे से करेंगे इसको दोस्तों. आगे करता हूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. 25. द यूज ऑफ डैश एज अ फ्यूल इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रिड्यूस एयर पोल्यूशन. भाई क्या यूज करें, एलपीजी, सीएनजी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, क्या यूज करना. ठीक है, पब्लिक में तो दोस्तों पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सीएनजी यूज होती है जिससे एयर पोल्यूशन कम होता है. डैश एम्फसाइज ऑन प्रोटेक्शन ऑफ फ्यूचर जनरेशन. एडवर्ड बाबर, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ब्रिटलैंड कमीशन या हरमन डेली. आपको बताना है क्या इसका सही आंसर है. यह दोस्तों ब्रिटन कमीशन, क्योंकि इस कमीशन के अंदर आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट आया था और वही तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को प्रोटेक्ट करता है. आपको पता ही है इस बारे में. क्वेश्चन नंबर 26. वर्क एट होम इंक्लूड्स नॉट ओनली ट्रेडिशनल वर्क लाइक वीविंग, लेस मेकिंग एंड वैरायटी ऑफ हैंडीक्राफ्ट बट ऑल्सो मॉडर्न जॉब्स लाइक प्रोग्रामिंग, वर्क इन द आईटी इंडस्ट्री. वर्क फ्रॉम होम मतलब बात तो सही लिखी है 26 में दोस्तों, बात बिल्कुल करेक्ट है एकदम. ये बात तो बिल्कुल सही है यार, घर से किसी भी प्रकार का काम हो सकता है. ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक इन 2020-21 मिलियंस ऑफ वर्कर डिराइव देयर प्रोडक्ट एंड सर्विस थ्रू वर्क फ्रॉम होम. बात भी सही है यार, ये भी ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है यार, बिल्कुल सही बात लिखी है, बढ़िया एकदम. क्वेश्चन नंबर 27. ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन इनिशिएटेड 1958 मेट विद मैनी प्रॉब्लम. बात तो सही है यार, बहुत प्रॉब्लम के साथ हुआ था यार, बड़ी सही बात है, बिल्कुल करेक्ट बात है, बिल्कुल ये तो एकदम. A severe drought caused havoc in China, killed 30 million people. When Russia had conflict with China, it withdrew. ये बात भी सीखी है. IT professional who had earlier been sent to China with the help of industrial process. बिल्कुल सही है यार, GLF को ये प्रॉब्लम सच में फेस करनी पड़ी थी. एक चाइना में ड्रॉट आने की वजह से जो है 30 मिलियन लोग मर गए. रशिया से उनकी थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई. जितने पढ़े लिखे लोग रशिया से आए थे चाइना में काम करने के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, उनको वापस भेज दिया गया. तो बिल्कुल ठीक है यार, ये दोनों असर्शन रीजन बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेन करा गया. ध्यान रखेंगे दोस्तों इस बात को. क्वेश्चन नंबर 28. Sustainable development goals of global goals are collection of 17 interlinked global goals designed to be shared blueprint for peace and prosperity for people and the planet now into the future. Sustainable development goals was set up by United Nations Assembly in 2015 to be achieved by 2030. In the context of our statement, suggest any two strategies. कोई तो दो स्ट्रैटेजी बतानी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यार. क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है वाला, मतलब स्ट्रैटेजी वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ भी बता दो, कोई भी स्ट्रैटेजी बता दो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, आप बता सकते हैं जो भी. पहला तो मैं कहूँगा पॉपुलेशन को रिड्यूस या पॉपुलेशन कंट्रोल करो. इसके अलावा रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना शुरू करो. ठीक है, और सोलर एनर्जी का यूज़ करना शुरू कर सकते हैं अपना. दूसरा, गार्बेज डंपिंग जो हो रही है उससे भी नुकसान हो रहा है, प्लास्टिक के ऊपर बैन करो. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सब कुछ कर सकते हैं. कोई सी स्ट्रैटेजी बता दो यार, जो आपको सही लगता है वो स्ट्रैटेजी बता सकते हैं. एनसीईआरटी में बहुत सारी मेंशन है, जो आपको सही लगता है. इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करो, इको फ्रेंडली मेथड यूज करो प्रोडक्शन का, सब है बढ़िया एकदम. कोई भी बता देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 29. एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स या प्रोग्रामर्स इन मीटिंग द क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ द पुअर. आपको बताना है माइक्रो क्रेडिट प्रोग्रामर्स का रोल क्या है. अब ये माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम दोस्तों आपके सारे एसएचजी होते हैं, एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप. तो ये एसएचजी जितने भी होते हैं ना, ये सबके सब, सबसे अच्छी बात है कि ऐसे लोगों के द्वारा चलाए जा रहे हैं जो ऑलरेडी नीड में है क्रेडिट की, और अपना थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके सबकी हेल्प करने में कोशिश करते हैं. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है. एसएचजी के बारे में आपको रीड करके बहुत अच्छे से जाना है, ये काफी इंपॉर्टेंट रह सकता है दोस्तों. और पुअर पीपल इनके साथ बहुत अच्छे से लिंक कर पाते हैं, और ये गांव में अवेलेबल है, तो ये बहुत बढ़िया बात है. ठीक है, चलिए देखते हैं एक बारी. इन रिसेंट टाइम्स द इंडियन इकोनॉमी हैज एक्सपीरियंस द प्रॉब्लम ऑफ कैजुअलाइजेशन ऑफ द वर्कफोर्स. द प्रॉब्लम हैज ओनली बीन एग्रीवेटेड बाय द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19. Do you agree with the given statement? Discuss any two disadvantage of casualization of workforce. Okay.
ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया ने अभी रिसेंटली कैजुअलाइजेशन को फेस करा है। कैजुअलाइजेशन का मतलब है लोगों को कैजुअल जॉब्स में ज्यादा जाना पड़ रहा है, रेगुलर जॉब चली गई। और ये कह रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि कोविड-19 आया था। तो पहली बात, मैं तो इस बात से सहमत नहीं हूँ, तो एग्री तो नहीं है भाई। ये पहले भी इंडिया में चल रहा था, कोई कोविड के आने की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है, ये पहले भी इंडिया में चल रहा था, बहुत कॉमन चीज है इंडिया के अंदर, पहले भी ऐसा होता था। दो डिसएडवांटेज बताओ कैजुअलाइजेशन के, कोई से बता दो। अब कैजुअल जॉब्स के अंदर पेड लीव नहीं मिलती, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, लोग केस नहीं कर सकते, रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं मिलते, कुछ भी बता दो। ये सबसे बड़ी दिक्कत है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि आना ही है इस टाइप का क्वेश्चन, बेसिकली जो कंपैरिजन के ऊपर आता है, ठीक है। कमेंट ऑन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अमंग 3 कंट्रीज। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहाँ है भाई, ये रहा एनुअल ग्रोथ रेट, ये तीनों भाई। सबसे ज्यादा पाकिस्तान में ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का, उससे कम इंडिया में और सबसे कम चाइना में है। तो चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी चल रही थी ना, उसकी वजह से इनका जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो काफ़ी रिड्यूस हो गया, ठीक है। जबकि पाकिस्तान में आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, पाकिस्तान के लोगों को जो है लगता है कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उनके लिए उतना अच्छा रहेगा, उनके लिए उतना बेनिफिट होगा, ऐसा पाकिस्तान के लोग सोचते हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा है। आप इस तरीके से इसको कंपेयर करके बता सकते हैं। विच कंट्री हैज़ मोस्ट स्क्विड इन सेक्स रेशो। सबसे बुरे हाल सेक्स रेशो कहाँ पे है दोस्तों, इंडिया में है भैया। मतलब ये भी 2019 तक है, 2020 तक कहा जाता है कोविड के बाद इंडिया की सेक्स रेशो में काफ़ी इंप्रूवमेंट आया। फिलहाल इस डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया की सेक्स रेशो बहुत कम है। उसका रीज़न बता देना, फीमेल फर्टिसाइड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, गर्ल चाइल्ड किलिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। तो ये सब आप बता सकते हैं, इसकी वजह से इंडिया की जो सेक्स रेशो बहुत ज़्यादा स्क्वीड बटी हुई है, खराब है बहुत ज़्यादा। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों इस बात को। क्वेश्चन नंबर 31 और आखिरी के 4 क्वेश्चन आ चुके हैं। जीएसटी क्या है, उसने कैसे टैक्सेस को जो है सिंपल करा है। जीएसटी वाला टॉपिक दोस्तों हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के बाद जो चैप्टर आता है एलपीजी पॉलिसी वाला, उसके अंदर इसका जिक्र करा गया है। इसको अच्छे से कर लेना, एक बार पढ़ लेना, इसको काम आ सकता है आपके। तो जीएसटी आपको पता ही है, जीएसटी का मेन पर्पस है कि सारे टैक्सेस को कम करके या सारे टैक्सेस को मॉडिफाई करके एक सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर बनाना, ताकि लोग आसानी से टैक्स दे पाएं, टैक्स इवेजन ना हो बिल्कुल भी। तो आप कोई से टैक्स के बारे में, जीएसटी के बारे में बता सकते हैं, उसके एडवांटेज बता सकते हैं। ये आपको चैप्टर से बहुत आसानी से मिल जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। नहीं तो अकाउंट्स की बुक में भी आपको मिल गए, ठीक है, और बिजनेस की बुक में भी है ये, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट लैंड रिफॉर्म बताओ, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म बताओ, कोई से बता दो यार, लैंड रिफॉर्म इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म जो आपको याद हो, बहुत सारे थे। एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरी, ठीक है, लैंड सीलिंग, कोई सा बता दो, ठीक है, आप जो बताना चाहें बता सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, आप बहुत इजीली बता सकते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बता सकते हैं इसके अंदर आप बिना किसी दिक्कत के। ऑर्गेनिक फार्मिंग कैन बी बेनिफिशियल ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंट एट लोकल लेवल, एक्सप्लेन 4 एडवांटेज। ऑर्गेनिक फार्मिंग के फायदे बहुत ईजी है, चीप इनपुट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर इनपुट काफ़ी चीप है, ठीक है, हेल्थियर एंड टेस्टियर फूड है, ठीक है, खाना बड़ा टेस्टी होता है अच्छा खासा। और सबसे अच्छी बात है सोयल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है, सोयल फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी हमेशा। और आप बता सकते हैं सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, नौकरियां मिलती है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा। और आप ये भी बता सकते हैं इको फ्रेंडली है बिल्कुल एकदम, ठीक है। ये सब है हेडिंग के रूप में लिखेंगे और डिटेल एक्सप्लेन कर देंगे बिना किसी दिक्कत के दोस्तों। Critical evaluate role of rural credit banking system in the process of rural development in India. Also give some suggestion to improve the situation. अब रूरल बैंकिंग के बारे में लिखना है क्या क्या है, तो इसके अंदर आप सबका रोल बता सकते हैं। रूरल बैंकिंग में कौन कौन थे, आप इसमें रोल बताओ नबार्ड का, ठीक है, आप इसमें रोल बता सकते हो एसएचजी का, आप इसमें रोल बता सकते हो रीजनल रूरल बैंक का, कमर्शियल बैंक का, इन सब का रोल बता दो, हो जाएगा आंसर आपका पूरा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू इंप्रूव रूरल मार्केटिंग इन इंडिया। ओके, मार्केटिंग इंप्रूव करने के लिए सरकार ने क्या करा, सबसे पहले रेगुलेशन ऑफ मार्केट करा, मार्केट पे रेगुलेशन लगाई। उसके अलावा कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी सेटअप करी, ठीक है। इसके अलावा आप फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करा, ठीक है। और क्या करा, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज इंप्रूव करी, ठीक है। और सरकार ने मार्केट की इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई, ठीक है। और सरकार ने एमएसपी पॉलिसी अनाउंस करी। कुछ भी एक्सप्लेन कर देना, इनमें से कोई दिक्कत नहीं। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, मच नीडेड लिबरलाइज इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑन जुलाई 1991 in the midst of economic instability in the country. Explain industrial sector reforms undertaken by government in India in 1991. इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म मतलब सीधी सी बात है, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में सरकार ने क्या क्या करा था आपको बताना है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म के अंदर सरकार ने सबसे पहले तो इसके अंदर काफी कुछ करा था। एलपीजी के अंदर जो आपका लिबरलाइजेशन के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स मेंशन कर रहे हैं आपको,
उसमें क्या क्या हुआ था आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग कैंसिल हुई थी, इसका आंसर मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग हुई थी कैंसिल, ठीक है। उसके अलावा सबसे पहले पब्लिक सेक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करा सरकार ने, जो फैल रहा था बहुत ज़्यादा अमीबा की तरह, उसको कॉन्ट्रैक्ट करा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर कह सकते हैं उसको हम लोग, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज, ठीक है। और प्रोडक्शन कैपेसिटी को, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया, ठीक है। उसके बाद फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स, फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स मंगाने की फ्रीडम दी। कोई से लिख लेना यार, 4 पूछे गए हैं, बेसिकली 6 है, बेसिकली 6 नंबर का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट लिखेंगे तभी पूरे मिल जाएंगे, नहीं तो 6 भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये सारे के सारे दोस्तों हमारे हैं। इसके अलावा MRTP एक्ट पास करा था सरकार ने, मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, ठीक है। तो ये सब सरकार ने करा है बेसिकली, ताकि मोनोपोली ना मेंटेन हो पब्लिक सेक्टर की, हर सेक्टर के अंदर पब्लिक सेक्टर जो फैल रहा था उसको रोकने के लिए ये सब काम करा है सरकार ने, बेस्ट एफर्ट करे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद तो है कि सैम्पल पेपर करके आपको मजा आया होगा, और अगर आया है तो यार कमेंट सेक्शन में जाके थोड़ी बहुत तो यार बता दो कि मजा आया नहीं यार। एक बहुत अमेजिंग सैम्पल पेपर दोस्तों इकोनॉमिक्स का, और कुछ इसी टाइप का सैम्पल पेपर या इसी टाइप का पेपर आपका हो सकता है। बस अच्छे से प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस की और आपको डेफिनेटली फायदा होगा। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। एक और सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस कराएंगे दोस्तों आप लोग, जरूर देखना अगली वीडियो को, एक और सैम्पल पेपर आपके लिए लेकर आ रहा हूं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।